எவ்வளவு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடவில்லை. அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்கு பெரும் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி பெறும் வகையில் ஒன்றிய அரசு என்ன முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது? सर, ये मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून है क्या लोकसभा में कि अगर एक भाषा में पूछा जाए तो उसी भाषा में जवाब देना है? ऐसा नहीं है ना, तो मैं हिंदी में ही दूंगा, आप उसका ट्रांसलेशन, मैंने भी तमिल का ट्रांसलेशन इसमें लिया। नो प्रॉब्लम। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, आई एम कंडक्ट टू केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीआई को भारत में और ज्यादा बड़े पैमाने पे लाया जाए। और प्लीज एक मिनट, माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज सर, नो, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय। आप मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप ये लगा लो, ये ठीक है। ओके, प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज आंसर मंत्री जी, प्लीज 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 आंसर मिनिस्टर, प्लीज आंसर मिनिस्टर। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत में निवेश विश्व से लाया जाए, जो जो सुविधाएं देने। नो नो ऑर्डर आंसर, नो प्रॉब्लम। प्लीज एड्रेस टू चेयर, मेंबर एड्रेस टू चेयर, नो प्रॉब्लम। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार लगातार इन प्रयासों में लगी है कि भारत में अलग अलग देशों से निवेश आए। नहीं, आप लोग रास्ता में आप वैसे लोग क्यों कोई सुन रहे हो? किस प्रदेश से, किस देश से कितना निवेश आया ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर उनको बहुत उत्साह है कि एक एक देश जिस देश से निवेश आता है उसकी जानकारी चाहिए हो तो मैं उनको वो भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो मुझे आनंद है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी अगर निवेश लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पे एफडीआई को प्रोत्साहित करते हैं तो वास्तव में ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और पूरे देश में ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, मैं समझता हूँ जो देश हित का काम है हम सब ने करना चाहिए। और ये भी खुशी की बात है कि तमिलनाडु जो टॉप के 5 राज्य हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से एक राज्य तमिलनाडु भी है। तो ये दर्शाता है कि लोग उत्साहित हैं और ज़्यादा तमिलनाडु की सरकार भी प्रोत्साहन दे, अलग अलग स्कीम्स लाए, अलग अलग योजनाओं से देश विदेश दोनों के उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो देश का हित होगा। बजाय के जो उद्यमी हैं, जो उद्योजक हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको लगातार गाली देने के, उनको लगातार बदनाम करने के बदले अगर विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के राज्य सरकारें उनको प्रोत्साहन देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत स्वागत की बात है। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज सप्लीमेंट्री। Sir, I'm responding the chairman, sir. Sir, I gave notice in the notice office that I am going to ask questions, supplementary questions in Tamil. But Minister don't accept it. You. Honorable member, your question answer minister. Please supplementary question, please. Supplementary, that should be, I will ask in Tamil only. That also I will speak in Tamil only. Sir, my supplementary question, sir, my supplementary question. என்னுடைய துணை கேள்வி எளிதாக தொழில் தொடங்குவதில் இந்தியா 190 நாடுகளில் 51வது இடத்தில் உள்ளது. இதன் தரவரிசையை இன்னும் மேம்படுத்த வணிகத்தை எளிதாக்குவதற்கு ஒற்றைச்சாளர அனுமதி மற்றும் பல விண்ணப்பங்களை முழுமையாக ஒன்றிணைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பதை அமைச்சரிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன். This is my துணை கேள்வி. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने। केंद्र सरकार ने पूरा जो कोविड का समय था इसको अवसर में बदलते हुए
2-2.5 वर्षों में एक पूरे देशव्यापी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया है। उसका बीटा लॉन्च भी किया गया है कुछ महीने पहले। इसमें केंद्र की कई सारे डिपार्टमेंट्स, लगभग 30-32 डिपार्टमेंट्स का सहयोग मिला है। तो अलग अलग जो उनकी अप्रूवल्स हैं वो उस नेशनल सिंगल विंडो से होती है। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने भी इस काम में अपने आप को जोड़ा है और ये राज्य सरकारों के अप्रूवल्स को भी हम नेशनल सिंगल विंडो पे लाने में सफल हुए हैं। जो राज्य नहीं जुड़े हैं, मेरा अनुरोध है, सभी माननीय सांसदों को भी अनुरोध है, आप अपने अपने राज्यों में राज्य सरकार को कहें कि वो नेशनल सिंगल विंडो में जुड़े। अगर सर आपकी अनुमति हो तो सभी माननीय सदस्यों को आनंद आएगा सुन के हमने कॉन्सेप्ट क्या किया है। हमने ये किया है कि एक फॉर्म लिया जिसमें बेसिक डेटा सब डाल दिया, यानी कंपनी का नाम हो, उसके डायरेक्टर्स हो, जो साधारणतः जानकारी हर सरकारी एप्लीकेशन में लगती है, एड्रेस, डायरेक्टर्स का एड्रेस, टिन नंबर, पैन नंबर, ये सब जो जानकारियां कॉमन होती हैं, जो हजारों बार अलग अलग एप्लीकेशन में डालनी पड़ती है, उसके लिए एक कॉमन फॉर्म बनाया है। और फिर एक एक विभाग को जो जानकारियां अतिरिक्त चाहिए वो अतिरिक्त जानकारियां अलग वो विभाग मांग सकता है, परंतु बहुत डुप्लीकेशन कम होगा, सरलता से ऑनलाइन सभी अप्रूवल्स लोगों को मिलेगी। मुझे आप सबको सूचित करते हुए आनंद आता है कि हजारों की संख्या में अब कंपनियां उसमें जा रही हैं, उस वेबसाइट पे सैकड़ों एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई हैं, अप्रूवल्स भी ग्रांट होना शुरू हो गया है। अगर सभी राज्य सरकारें, सभी लोकल इकाइयां, पंचायत या कॉरपोरेशन वगैरह भी जुड़ जाएं और हम केंद्र में तो सब मिनिस्ट्रीज को जोड़ ही रहे हैं, तो वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ हर उद्योग को, सेवा क्षेत्र के लोगों को, छोटे बड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को, सभी को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। नो ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट। असलन मुस्दी जी। जनाब, जम्मू कश्मीर में दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक टूरिज्म का, एक है फूड प्रोसेसिंग का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या फूड प्रोसेसिंग में कोई प्रयास किए गए एफडीआई के, और क्या टूरिज्म में अगर किए गए तो उसका लाभ क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, कितनी कमिटमेंट्स हो गई और क्या किस स्टेज पर वो पहुंच गया? बहुत अच्छा है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, इससे रिलेटेड नहीं है पर मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माननीय मनोज सिन्हा जी 3 दिन पहले ही दिल्ली में थे, मुझे भी मिल के गए। हमने जो स्कीम जम्मू कश्मीर में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जो स्कीम अनाउंस की थी, उससे इतना उत्साह जनरेट हुआ है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कि कई सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है इस नई स्कीम के अंतर्गत वहाँ निवेश करने के लिए। हमारा अनुमान था 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिर लगा के देखते हुए सबका उत्साह के 48,000 करोड़ के निवेश का अनुमान बना। मनोज जी उस दिन कह रहे थे कि शायद अब लगता है कि 60,000 करोड़ तक जम्मू कश्मीर में निवेश अलग अलग क्षेत्रों में आने के संकेत सामने दिखते हैं। तो जो स्कीम में फंड्स भी प्रोवाइड किए गए वो मुझे बता रहे थे अब कम पड़ेंगे, आपको बढ़ाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। पर मुझे आनंद है बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर पे बड़े पैमाने पे निवेश आए, बड़े पैमाने में पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, अलग अलग उद्योग क्षेत्र के लोग वहाँ आए, सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर, और हमारे युवा युवती जम्मू कश्मीर के आईटी में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। विदेश से भी निवेश के लिए मैं स्वयं जब श्रीनगर में था तो डीपी वर्ल्ड जो यूएई की नामी कंपनी है उसने एमओयू साइन किया जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक बड़ा फूड पार्क बनाने के लिए। हाल में ही एलजी साहब ने मुझे बताया कि एक और यूएई की कंपनी लगभग 5 लाख फुट का एक बड़ा वहाँ पे शॉपिंग के लिए मॉल बनाना चाहती है। तो देश विदेश दोनों से अच्छा निवेश आने के संकेत जम्मू क्वेश्चन कश्मीर नंबर में 104 श्री सीपी जोशी जी। श्री गणेश सिंह जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जितनी सरकारी खरीदी हो रही है एमएसपी के माध्यम से, उसके भंडारण की कमी देखी जाती है और सालों लाखों मीट्रिक टन अनाज सड़ रहा है। जिस राज्य मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पर राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से भंडारण की व्यवस्था की है और एफसीआई जो खरीदी करती है उस अनुपात में भंडारण की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये भंडारण की जो कमी है इसको कब तक पूरा किया जाएगा और किन किन राज्यों में कितने कितने भंडारण की आवश्यकता है।